एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे 17 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 2 मैथ्स हुआ था उसका पूरा ही क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो 30 क्वेश्चन है जो आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वी ऐड 1 टू 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9999 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0 0 0 और 1 10,000 होगा। तो ये जो 10,000 आंसर आया उसको हम 4 ऑप्शन पे हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब 4 डिजिट नंबर विथ यूनिट डिजिट 9, तो यूनिट 9 तो नहीं आ रहा है। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखो 10,000 है वो 5 डिजिट है यहाँ पे पर वो ग्रेटेस्ट नहीं है। ओके, वो वहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है। द 5 डिजिट लीस्ट नंबर, तो ये सही आंसर है, ये 5 डिजिट लीस्ट नंबर होगा 10,000। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब 5 डिजिट नंबर विथ यूनिट डिजिट 1, तो ये सही नहीं होगा, यूनिट डिजिट 1 नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, while teaching in a class 6 student, teacher explained that 6 plus 4 is equal to 4 plus 6, 6 minus 4 is not equal to 4 minus 6, and 6 into 4 is equal to 4 into 6. Which property he or she is trying to explain? तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, पर ये आंसर जो है 6 प्लस 4 4 प्लस 6 वाला वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होती है। अब हम सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पे अगर दो नंबर का एडिशन उसी सेट में आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होल नंबर के लिए मैंने लिखा है 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 आया, तो आंसर भी वही आया जो होल नंबर में था, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। वैसा ही इंटीजर में, रेशनल नंबर में या उसी तरह से आगे जो भी नंबर सेट है उसमें होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने एडिशन में दिखाई है, ए प्लस बी में ब्रैकेट प्लस सी, फिर ए और फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी। सेम थिंग हैपन इन मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी दोनों में ब्रैकेट इंटू सी, उसी तरह से। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ पे दिखाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एक नंबर को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना जिससे आंसर हमारा 1 आए। ओके, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे 1 जो है वो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट होता है और 1 ऑड होता है। ओके, देन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आंसर होगा 2। ओके, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जो इसके दो से यहाँ पे ज़्यादा फैक्टर, एक खुद तो 2 होता है और वो 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही होता है। यहाँ पे 9 पे देखो वो 3 के टेबल में आएगा, ओके 9 के टेबल में और 1 के, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे मैं करता जाता हूँ, एक फ्रैक्शन हम ले लेते हैं एक्स बाय वाई, देन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, देन डिवाइड द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन बाय इट्स रेसिप्रोकल। ओके, उसको उसके जो प्रोडक्ट को इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करो, यानी कि y बाय एक्स, रेसिप्रोकल यानी कि x बाय वाई का y बाय एक्स हो जाएगा। देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन इज इक्वल टू 2 10 बाय 27। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो x ऊपर चला जाएगा तो x का क्यूब डिवाइडेड बाय y का क्यूब हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर और ये y क्यूब हो जाएगा। देन यहाँ पे 27 टू 54 प्लस 10 64 डिवाइडेड बाय 27। देन x और y क्या आएगा, तो 64 किसका स्क्वायर होगा, 4 का क्यूब होगा सॉरी, एंड 27 किसका क्यूब होगा, 3 का, तो 4/3, यानी कि ये आंसर 3 1 3 प्लस 1 4/3, ऑप्शन होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 0.01 टू गेट 1.1, यानी x नंबर ले लेता हूँ तो 0.01 ऐड करने के लिए क्या 1.1 आएगा। ठीक है, तो 1.1 माइनस 0.01, यानी यहाँ पे 0 रख देंगे तो 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 एंड 1.09 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एन एल्जेब्रिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, कौन सा सही नहीं है वो दिखाना है हमें। तो लाइक टर्म्स आर एडेड, देखो लाइक टर्म का मतलब क्या होता है 2x 3x, तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 5x होगा, तो हाँ लाइक टर्म का एडिशन हो सकता है। ओके, देन आफ्टर सेम थिंग सेकंड ऑप्शन लाइक टर्म आर सब्ट्रैक्ट, तो ये भी सही है, 2x माइनस 3x आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे -x आंसर होगा। हाँ, और 2x और 3y लेंगे तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, x है तो x वाला ही चाहिए, y है तो y वाला चाहिए। ऑप्शन 3, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आर लेफ्ट एज दे आर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3y, तो उसे वैसे ही छोड़ देना है, लेफ्ट एज दे आर। तो ये भी सही है, ये दो तीनों ही सही है। फोर्थ, ओनली लाइक टर्म्स आर मल्टीप्लाई। तो देखो लाइक टर्म्स आर एडिशन और यहाँ पे एडिशन हो सकता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो है वो 2x इंटू 3x तो क्या होगा 6x²। तो इन्होंने ओनली लाइक टर्म्स कहा था, पर 2x इंटू 3y भी ये क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा। जबकि लाइक टर्म जो है वो एडिशन में यहाँ पे होंगे, पर अनलाइक टर्म्स यहाँ पे जो एक यहाँ पे 2x और 3 ये अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो नॉट ओनली लाइक टर्म्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, विच इज नॉट ट्रू कहा था। Question number 7. The ages in years of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their age will be 3:4. Their present ages are. तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है 5:7 है। मैं सबसे पहले दो तरीकों से क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले इजी तरीके से, फिर हम रेगुलर मेथड से भी देखेंगे। देखिए 5:7 है, तो 5:7 की प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना पहला हरी वाला, वो 5 के टेबल में आना चाहिए और ये 7 के, तो 5 के टेबल में 28 नहीं आता है, उसे निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फोर्थ ऑप्शन देखो, इसमें भी 5 के टेबल में और 7 के टेबल में 15 नहीं आता, ये निकाल दो। यहाँ 25 के टेबल में आता है, 28 7 के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में आता है, 21 7 में आता है। तो ये 2 और 3 में से आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम कैरी करते हैं कि 4 years फ्रॉम नाउ, तो ये क्या होगा 20 + 4 24, और 28 + 4 कितना हो जाएगा 32। तो उनका रेशियो हम निकाल देते 24/32, तो ये 8 3 हो जाएगा एंड 8 4, तो 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो क्या बचा 3:4। तो यही हमारा आंसर है 20 एंड 28। अगर इसमें मैं करके देखता 15 + 4 19 और 21 + 4 25, तो यहाँ पे इसे कवर करके 3:4 आंसर नहीं आता, ठीक है। अब तो ये सिंपल तरीका है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, इससे फटाफट हो जाएगा। अब रेगुलर तरीका भी देख लो, ठीक है, ऐसा नहीं उससे नहीं होता, उससे भी होता है। तो मैं इसकी एज 5x ले लेता हूँ हरी की, और हैरी की 7x ले लेता हूँ। 4 years फ्रॉम नाउ हम 4 प्लस करेंगे, इज इक्वल टू रेशियो बाद में कितना बनता है 3:4। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20x प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21x 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे 20x को उस तरफ ले जाता हूँ तो x बचेगा, 16 में से 12 जाएगा तो 4, यहाँ पे 12 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना है 4, तो 5 4 ज़ा 20 एंड 7 4 ज़ा 28 ज़ा राइट आंसर। तो ऐसे भी होता है, आप ऐसे मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ 2-digit नंबर द डिजिट इन अ 10 प्लेस exceed the digit in unit place by 4. If the sum of the digit is 1/7 of the number, then the digit at unit place in the number is what? तो देखो यूनिट प्लेस हमें फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन दो तरीकों से होता है, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। सबसे पहले इजी तरीके में जाते हैं, फिर रेगुलर वे में भी जाएंगे। देखो यूनिट प्लेस फाइंड करना है, यानी ये सब यूनिट दिए हुए, यूनिट नंबर दिए हुए। तो देखो ये यूनिट नंबर अगर 5 है ना, तो उसका जो 10th प्लेस है, हमें यहाँ पे कहा था वो कितना ज़्यादा है 4, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। अगर ये 4 है तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अगर ये 3 है यूनिट प्लेस, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। अगर ये 1 है तो 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 4 + 1 5 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या कहता है कि सम ऑफ दिस डिजिट, तो 9 + 5 कितना होता है 14 इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द नंबर, यानी ये नंबर कितना था 95। तो 7 के टेबल में 95 आता ही नहीं है, तो ये इक्वल टू नहीं होगा। 84 को देखो, 8 + 4 कितना होगा 12 इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द नंबर, यानी 84। तो 12 7 जा कितना हो जाएगा 84। तो देखो 12 इज इक्वल टू 12 आया, यही आंसर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 73 में 7 + 3 10 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 73। 7 के टेबल में 73 नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 + 1 6 इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द 51, तो ये भी इक्वल टू नहीं होगा, 7 के टेबल में नहीं आता। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन। अब इसको रेगुलर तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा था कि ये जो है एक नंबर ले लेते हैं XY, तो ये जो 10th प्लेस पे जो x है वो और y का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4, एक्सीड कर रहा है इसलिए। अब यहाँ पे कहा है सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि x + y इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द नंबर। तो नंबर कैसे बनता है XY का 10x + y, ये जो 10th प्लेस पे था ना इसलिए, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा 7x + 7y इज इक्वल टू 10x + y। देन आफ्टर दैट 7 में 10 में 7 जाएगा 3x यहाँ पे, और यहाँ पे -6y होगा, 7 में से 1 जाएगा
तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 3 हम निकाल देंगे तो x माइनस 2y बचेगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 4। यहाँ पे जो हमें यूनिट डिजिट कहा था, तो यूनिट डिजिट y। तो आप ये तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। उससे क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी। Question number 9. If X is the simple interest on 30,000 at 15% per annum for 3 years, then value of 2x plus 50 is equal to what? Simple interest का फॉर्मूला क्या होता है? TRN divided by 100. ओके, कई जगह पे n की जगह पे t भी दिया हुआ होता है। प्रिंसिपल 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं 0 0 को। तो 15 3 ज़ा 45, ओके, और सॉरी हम 3 3 ज़ा ले लेते, जल्दी हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 15 9 ज़ा कितना हो जाएगा 135, और पीछे 2 0, ये कितना आया 13,500। अब हमें क्या पूछा है 2x प्लस 50। 2 ये जो है वो x की वैल्यू है, 13,500 प्लस 50। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 7, और 2 1 ज़ा 2, प्लस 50 कर दो यहाँ पे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 27050 is the right answer, option 2. Question number 10. For x square minus 12x plus 9 ax square plus bx divided by 2x square minus 3. जनरली ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं मैंने प्रीवियस ईयर में वैल्यू पुट करके कराए। तब x की जगह पे यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे 0 हो जाएंगे। 1 भी यहाँ पे 1 से पॉसिबल हो सकता है, आप आंसर ला सकते हो, या 2 रख के लग सकते हो। पर देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाता है, इसे पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो ये जो दिया है वो 2x माइनस 3 का ही स्क्वायर है। ओके, देन यहाँ पे x निकाल दो कॉमन, तो ax प्लस b हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे x निकाल दो, क्या हो जाएगा 2x माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाए, तो बचा क्या है 2x माइनस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये इससे भी जल्दी हो जाता है, तो जो मेथड आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11. इफ एक्स वाई जेड respectively represent the number of faces, edges and vertices of a hexagonal pyramid, then the value of this equation is equal to what? तो हमें यहाँ पे फेस, एज और वर्टिसेस निकालनी है हेक्सागोनल पिरामिड की। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं वर्टिसेस निकाल देता हूँ, 1, और नीचे यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7, तो वर्टिसेस कितने होंगे 7। फिर आफ्टर दैट हम एजेस निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये नहीं होगी, ओके, 4 5 और ये वाली 6, और 6 यहाँ पे नीचे होगी, जो यहाँ पे इस तरह से हेक्सागोनल है ना, इसलिए। तो 6 और 6 कितने होंगे 12। अब किसकी बारी है, फेसिस की बारी। तो एक तो यहाँ पे नीचे है ही, उसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6, और एक नीचे है, तो ये कितना होगा 7। तो यहाँ पे टोटल इन सब का एडिशन ही क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 7 और 7 14, और 12 कितना हो जाएगा 26/2, विच मीन्स 30। तो ये जो है अंदर की वैल्यू कितनी आई 13 आई, तो 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A triangle is to be constructed with the side 2p minus 1, 2p plus 1 and 12 centimeter. 3 sides यहाँ पे दी हुई। For constructing the triangle, p must always be. अब देखो, 3 साइड जब भी ट्राइंगल में दी होती है, तो उसमें क्या होता है कि 2 साइड का एडिशन 3 सी साइड से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करते ऑप्शन ले लेते हैं। ग्रेटर देन 3 का है, तो मैं 4 ले लेता हूँ। ओके, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 7 होगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 होगा, और यहाँ पे 12 होगा। तो यहाँ पे देखो, किसी भी 2 साइड 7 प्लस 9 ग्रेटर देन 12 होता है, 9 प्लस 12 ग्रेटर देन 7 होता है, 12 प्लस 7 ग्रेटर देन 9 होता है। तो यही ऑप्शन सही है, हमारा आंसर यही है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते कि अगर इक्वल टू 3 ले ले। ओके, पहले मैं पॉइंट वाले बाद में लेता हूँ। 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5 होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 होगा, एंड 12 होगा। तो देखो 5 प्लस 7 ही कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ओके, ग्रेटर देन 2.5, तो मैं 2.6 ले लेता हूँ। ठीक है, 2.6 26 2 जा 52, यानी 5.2 माइनस 1 होगा, यहीं से 4.2 होगा ये सही। ओके, यहाँ पे 2.6 ले लेते, 5.2 प्लस 1 तो कितना होगा 6.2 होगा, एंड 12। तो देखो 6 प्लस 4 10 होगा, और 10.4 होगा, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 4, सॉरी ग्रेटर देन 12 नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल, ये अगर उससे बड़ा ही नहीं हुआ, तो इससे छोटा कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा ओनली ऑप्शन 1 ग्रेटर देन 3।
क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो 4 और 2/3 है, तो 4 3 is 12 और 2 14/3 ऑफ राइट एंगल का है, तो मैं 90 क्लिक करता हूँ यहाँ पे। 3 30 जा हो जाएगा, तो 14 3 जा कितना होगा 42, तो आंसर होगा 420 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following quadrilaterals, rectangle, square, rhombus and parallelogram, the diagonals are perpendicular to each other। तो देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर यहाँ पे दो फिगर में होते हैं, तो वो कौन से इसका आंसर है स्क्वायर एंड रोम्बस। वहाँ पे डायगोनल परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे इतनी तो ये प्रिपेयर कर ही दो कि रेक्टेंगल में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देन आफ्टर दैट पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड में नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ पे आंसर होगा पैरेललोग्राम। एक और क्वेश्चन कर लेना, वैसे मेजोरिटी वो सीटेड पेपर 1 में आता है, पर आप ले लेना कि अल्फ़ाबेट्स में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है कुछ कुछ फिगर में, तो वो भी यहाँ पे कर लेना, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर रेशियो 27:64। तो यहाँ पे मैं एक का ए साइड ले लेता हूँ और उसका वॉल्यूम क्यूब होता है साइड का, वो 27/64 होता है, ठीक है। तो साइड क्या होगी, ए की 3 एंड बी की क्या होगी यहाँ पे 4, 3:4 उनकी साइड का रेशियो मिलेगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स क्या होता है उसकी साइड का क्यूब होता है। देन आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे 6L² फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा, तो यहाँ पे 6B² हो जाएगा। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे आंसर होगा 9:16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर, में उसकी साइड को ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी हुई है 18 इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेक्टेंगल की ब्रेथ मिल जाएगी, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 8, तो 18 8 जा हो जाएगा, तो ब्रेथ इज इक्वल टू कितनी आई 8 है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल कितना है यहाँ पे हमें दिया था 18 और 8, तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26 एंड 26 2 जा कितना हो जाएगा 52 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 104 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ऑल एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, each of the non-parallel side is equal to the 20 centimeter. If its height is 16 centimeter, then the area of centimeter in square what? तो यहाँ पे फिगर यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे, तो नॉन पैरेलल साइड जो है वो ईच यहाँ पे दी हुई है, तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो पेरीमीटर हमें कितना दिया 104, तो सबका एडिशन कितना होगा ए प्लस 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस बी इज इक्वल टू 104 दिया हुआ, तो ए प्लस बी कितना होगा 104 में से 40 जाएंगे तो 4, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, ए प्लस बी कितना हुआ 64। देन आफ्टर दैट हमें पूछा क्या है, देन द एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए प्लस बी इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी कितना है 64 और हाइट कितनी है 16, तो यहाँ पे इस तरह से होगा 32, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 इंटू 32, तो 16 2 जा कितना होगा 32, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ 16 3 जा 48 और 51, आंसर कितना होगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन ऑफ डेटा। ओके, मीडियन के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है यहाँ पे, इफ इट ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, इट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स ऑफ डेटा। तो देखो इसे समझते हैं अच्छे से, देखना कि 10 20 30 40 और 50, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इनका मीडियन क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है, मीडियन m इज इक्वल टू 30 आएगा। अब यहाँ पे क्या है एक्सट्रीम स्कोर से वो इफेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ एक्सट्रीम स्कोर यहाँ पे 30 40 और 500 लेता हूँ। देखो 50 से 500 गया तो भी इसका मीडियन तो 30 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो वो इफेक्ट नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड देखिए, इट्स सेम एज फाइंडिंग द मीन, तो वो सही नहीं होगा, सेम एज द फाइंडिंग मीन नहीं होगा। देखो इसका मीन करेंगे ना हम, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वाले का मीन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ x बार इज इक्वल टू यहाँ पे,
तो 50 और 40 90, 30 120 प्लस 20 140 और 150। 150 डिवाइडेड बाय कितना नंबर है 5, तो ये मीन निकाल रहा हूँ मैं, 5 से 30 आएगा। उसी चीज़ को मैं मीन यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँगा सेकंड वाले एग्जांपल की। 20 और 10 30 60 40 100 500, 600 डिवाइडेड बाय 5, तो वो 120 होगा। तो देखो कितना बदल गया, ठीक है। तो इट्स नॉट द सेम एज फाइंडिंग मीन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा था, तो सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड, इट्स ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मीन प्लस मोड बाय 2, तो ये सही नहीं होगा, मीन पे ही नहीं हो रहा है, तो मीन प्लस मोड बाय 2 से तो कैसे सही होगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। एंड लास्ट वन फोर्थ, इट डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर ऑफ, देखा तो 50 से 500 लेके गए तो भी मीडियन वही रहा था, तो यहाँ पे आंसर था ऑप्शन फोर्थ, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द extreme scores of the data. Question number 20. A box contains 10 slips with the number 1 to 10. Okay, 1 to 10 नंबर है यहाँ पे. We have been mixed well. Okay, which have been mixed well. यहाँ पे 10 नंबर की स्लिप्स है, वो सबको मिक्स कर दी गई है. One slip is chosen from the box without looking into it. Randomly उनको चूज किया गया है. What is the probability of getting number greater than 6? तो 1 to 10 है, 6 के ग्रेटर देन नंबर कितने होंगे, 4 होंगे, 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करो, आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे 2 2 ज़ा और 2 5 हो जाएगा. यहाँ पे आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय 5. Question number 21. Which among the following is not a key process to be developed in a mathematical reasoning? तो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए कौन सा सही नहीं होगा? रिकॉग्नाइज पैटर्न विच इज इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और मेमोराइजिंग अ फॉर्मूला, तो ये सही नहीं होगा. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2. मेमोराइजिंग वाला जितने भी ऑप्शन आते हैं वो गलत है. आगे भी एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर से. Question number 22. Which of the following is the most appropriate method to teach the identity a plus b square using chalk and blackboard? Okay, कौन सी सही मेथड होगी यहाँ पे? तो ऑप्शन फर्स्ट, राइट a plus b square is equal to, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा है, ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम एज एग्जाम्पल. तो ये ठीक ठाक है, ठीक है. आगे देखते हैं. डेमोन्स्ट्रेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a plus b square is equal to a plus b into a plus b. तो ये फर्स्ट ऑप्शन से तो बेटर है. टेक अ चार्ट ऑफ आइडेंटिटी इन द क्लासरूम एंड हेल्प स्टूडेंट टू मेमोराइज देम. तो देखो मेमोराइज नहीं करवाना है. और फोर्थ, मेक अ जिंगल एंड हेल्प द स्टूडेंट टू मेमोराइज ऑल सच आइडेंटिटीज. तो ये गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2, डेमोन्स्ट्रेट करें. क्वेश्चन नंबर 23. It has been observed that people involved in occupation that require mathematics skill of a computation and estimation like vendor, construction worker, etc. are often not able to cope up with the formal school mathematics. Which of the following offers the most appropriate explanation for this? देखो क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूँ ये क्या है. तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कोई वेंडर होता है, कोई व्यापारी वगैरह होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से वो अपनी अपनी कैलकुलेशन कर लेते, पर उनको फॉर्मल एजुकेशन से वो कोप अप नहीं कर पाते. तो इसको समझते हैं अच्छे से कि अगर मान लो एक जो कोई व्यापारी है वो एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है, तो 30 दिन में कितना कमाएगा, 30,000. तो उसको वो समझ में आएगा कि वो कितना कर रहा है, 30,000 कर रहा है, ठीक है. वो उसमें अपना लॉस निकालेगा, प्रॉफिट निकालेगा, कॉस्ट होगा, वो उस तरह से होगा, जितना भी वो चीज़ें होगा वो काउंट कर लेगा. पर उसे अगर फॉर्मल एजुकेशन में डाला जाए तो वो कोप अप नहीं कर सकते. कैसे? तो मान लो ये फ्रूट का व्यापारी है, ठीक है, तो उसे ऐसा बोल दिया जाए कि वैसे तो वो पता चल जाएगा कि 2 केजी का 200 रुपये था, 1 केजी का कितना होगा, 100 होगा, तो उसे वो तो समझ में आ जाएगा. पर उसे अगर इस तरह से पूछा जाए कि 2x इज इक्वल टू 200 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो कई लोग ये नहीं कर पाते. ठीक है, उसे पता है कि अगर 2 केजी का 200 रुपये तो 1 केजी का 100 होगा, पर वो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट आंसर होंगे, ये 1 to 4 ऑप्शन है. ठीक है, चलो देखते हैं. स्कूल मैथमेटिक्स रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये सही नहीं होगा. कोई डिफरेंट इंटेलिजेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है. मैनी पीपल आर इनहेरेंटली इनकेपेबल ऑफ लर्निंग स्कूल मैथमेटिक्स. ये कह रहा है कि इनहेरेंटली यानी कि उनको बचपन से ही होता है कि वो ये सीख नहीं सकते, तो वो भी गलत है. थर्ड, स्कूल करिकुलम यूजुअली डज नॉट इनकॉर्पोरेट वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग स्पेसिफिक टू लर्नर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. यही सही आंसर है कि स्कूल में इस तरह से वे हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसको ये कोप अप करके पढ़ा सके. ऑप्शन 4, पीपल कमिंग फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड डू नॉट हैव टाइम टू पार्टिसिपेट प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट बुक एट होम. तो ये भी सही नहीं होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. अ स्टूडेंट इन अ क्लास 6 gives the following statement in mathematical class: a 3D shape can be transformed into 2D shape. Which of the following concept the child is correctly applying to the above situation? तो देखो ये एक चैप्टर है जो 8 में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, उसमें से यहाँ पे दिया हुआ है कि 3D शेप को 2D में किस तरह से ट्रांसफर होता है.
तो उसमें ऑप्शन फर्स्ट, व्यूइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट साइड। तो यही आंसर है कि इसको इस तरह से देखा जाए करेक्टली अप्लाई कि साइड से। अगर आप उसने चैप्टर पढ़ा है आपने, तो उसमें पहली एक्सरसाइज ही इसके ऊपर है, ठीक, कि हर एक वो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में साइड से दिखाया जाए तो कैसा दिखता है, ऊपर से दिखाया जाए तो कैसा दिखता है, फ्रंट से दिखाया जाए तो कैसा दिखता है। स्केलिंग, रोटेशनल और सिमेट्री नहीं आएगा आंसर। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। Question number 25. It was observed that class 7 student was able to find answer 1 by 4 divided by 2 by 3, but was not able to give a real life situation of the application of the same. The reason could be, तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि 1/4 है, वो कर लेता है ये बच्चा सॉल्व। कैसे? मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 होगा, तो इससे करेगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 3/8। तो बच्चा ये कर लेता है, पर वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल नहीं दे पाता है या उसे समझ नहीं सकता है प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ कि एक ग्लास है, एक कोई बर्तन है बड़ा सा, उसमें से 3/4 जूस भरा हुआ है, तो उसमें से एक ग्लास जो है वो 1/4 की कैपेसिटी रखता है। तो इस बर्तन में से ये 1/4 वाली कैपेसिटी वाले कितने ग्लास भरे जाएंगे? तो ये कितने होंगे? उस तरह से आप 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 करके दे दोगे तो वो कर लेगा, पर वो यहाँ पे आंसर नहीं दे पाएगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो ये इस तरह से 3 ग्लास भर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन देखते हैं। द टीचर डिड नॉट डेवलप द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। तो यही आंसर है हमारा कि वो यहाँ पे बच्चा क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि टीचर ने यहाँ पे उस तरह से उसको कॉन्क्रीट मटेरियल से नहीं पढ़ाया है, पहले उसे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पढ़ा दिया, इसलिए वो यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। देयर आर हार्डली एनी रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। नहीं, बहुत सारे हैं। ये तो मैंने ग्लास का एग्जाम्पल लिया, पाई का भी एग्जाम्पल है इस तरह। द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन व्हेन टीचर वाज टीचिंग द टॉपिक। तो ये भी सही नहीं होगा। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 7 स्टूडेंट। तो ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कि टीचर ने उनको कॉन्क्रीट मटेरियल का एक्सपीरियंस नहीं दिया है, यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following is the most appropriate way to teach the middle school student to the mathematical probability any outcome in a random event lies between 0 and 1? तो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, तो उसके लिए यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल एप्रोप्रिएट वे कौन सा होगा? बाय राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी एज पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे कर दिया, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ रियल लाइफ, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन 2, बाय यूजिंग वीडियो बेस्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन अ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इंटरनेट। तो ये भी सही नहीं होगा कि सिर्फ वीडियो दिखाया जाए उनको इंटरनेट से। बाय टेलिंग स्टूडेंट डू सम एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाई। तो हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। बाय कंडक्टिंग अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ एनी रैंडम इवेंट लाइक थ्रोइंग अ डाइस, फ्लिपिंग अ कॉइन एटसेट्रा एंड आस्किंग स्टूडेंट टू नोट द आउटकम। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है। ओके, उन्हें दिया जाए कि कॉइन फ्लिप करे, और या तो फिर थ्रोइंग अ डाइस, और डेक ऑफ कार्ड भी हो सकता था इसमें। ओके, जो 10th में आता है टॉपिक। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्च स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर जेंडर बेस्ड डिफरेंस इन मैथमेटिकल अचीवमेंट इन स्कूल मैथमेटिक्स एजुकेशन? तो देखो, यहाँ पे जेंडर बायस की बात हो रही है, तो किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे क्लास में, उसकी बात हो रही है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। इनहेरेंट डिफरेंस इन अ कॉग्निटिव कैपेसिटीज ऑफ द मेल्स एंड फीमेल। तो देखो यहाँ पे कॉग्निटिव कैपेसिटी की बात हो रही है, तो बॉय और गर्ल में सेम ही होती है, वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरेंट डिफरेंसेस कोई नहीं होते, उन दोनों की कैपेसिटी इक्वल ही होती है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, मैं पहले आंसर के लिए लास्ट में जाएंगे। डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो देखो यहाँ पे जो होता है वो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है उसकी कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, उसके कोई अटैचमेंट नहीं है कि उसके मैथ्स और रीजनिंग की थिंकिंग उनकी ज़्यादा या कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन 3, अ नेचुरल डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट इन लर्निंग मैथमेटिक्स। देखो, लर्निंग जो इंटरेस्ट है वो इनबॉर्न नहीं होता है, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट मिलता है, उसके पास टॉयज कैसे होते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये भी आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन 2, persistent social stereotype carried out in a classroom that mathematics is a male domain। तो ये होता है कि मैथ जो है वो बॉयज़ का सब्जेक्ट है। कभी कभी टीचर अनकॉन्शियस भी बॉयज़ को ज़्यादा शाबाशी देते हैं और गर्ल्स को कम देते हैं। तो ये होता है, ये स्टीरियोटाइप जो होता है वो यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे आंसर होगा persistent social stereotype carried out in classroom that mathematics is a male domain। क्वेश्चन नंबर 28. एट अ प्राइमरी लेवल चिल्ड्रंस थिंकिंग इन मैथमेटिक्स प्रोग्रेस फ्रॉम। तो प्राइमरी लेवल पे क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट वो नहीं होगा। अगर आपने पियाजे की थियरी भी पढ़ी है तो पहले कॉन्क्रीट का लेवल आता है,
पहले उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है वो। ये आंसर होगा, डी सही आंसर है, तो 3 और 4 में से आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है तो ये भी सही नहीं होगा, वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आंसर होता है सी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल वेज में आंसर उसका होना, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं अलग अलग तरीकों से। ऑप्शन 4 देखते, राइट इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 20 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो देखो 2 एंड 3 के जो मल्टीपल है उनकी लिस्ट तो काफ़ी कम है, 10 और 20 में से यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2 एंड 12 हो सकता है, 18, तो यहाँ पे बस सिलेक्टेड ही आंसर है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन 3 एक ही तरीके से, राइट एज मैनी एज पॉसिबल इवन प्राइम नंबर, तो वो एक ही है, 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। ऑप्शन 2, सम ऑफ 2 नंबर इज 13, कोई 2 नंबर है उनका एडिशन 13 होता है, उनका डिफरेंस 3 होता है, व्हाट आर दोज नंबर, तो 8 और 5 होंगे, 8 प्लस 5 13 और 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। एंड फर्स्ट आइडेंटिफाई 3 ऑब्जेक्ट विच आर इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के लिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बच्चा वो सोचेगा कि कंपास बॉक्स होता है, टेक्स्ट बुक होती है, या फिर कोई और चीज़ डस्टर होता है, वो सारी चीज़ें, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। Question number 30. Miss Fatima, a class 8 mathematics teacher, has given a group project on a problem solving in geometry to her student. उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया अपने बच्चों को, and she assessed her student over a period of time on a various parameter like analytical skill, problem solving, presentation skill, participant in group discussion, etc. Which assessment tool will not be appropriate for this purpose? देखो उनको बच्चों में क्या क्या देखना है, एनालिटिकल स्किल देखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखनी है और प्रेजेंटेशन स्किल देखनी है, तो कौन सा सही नहीं होगा। तो रेटिंग स्किल, तो रेटिंग स्किल होता है उसमें वो सारी चीज़ एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वगैरह देखी जाती है। चेकलिस्ट, तो उसमें भी होता है, चेकलिस्ट में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। रूब्रिक्स, हर बच्चे का इंडिविजुअल जो डेटा होता है तो उसमें भी बहुत सारे स्किल वगैरह होते हैं। बट इंटरव्यू में देखो, इंटरव्यू में किस तरह से होगा, इंटरव्यू में तो वो पूछेंगे उतना ही आंसर होगा, तो उसमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या आएगा, ओके, उसमें यहाँ पे एनालिटिकल स्किल क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर विच इज नॉट अप्रोप्रिएट एन इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर फिनिश होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।